Assalamu alaikum students. This is an orientation of your course English 2 Composition Writing, and in this lecture I'll define you what is composition writing. Let's start understanding this term. Students, composition is a Latin word. It comes from Latin language, which means to put together. हम उर्दू ज़बान में composition writing को simply इस तरह से define करेंगे कि आप कोई भी ऐसे या कोई भी आप अपना material तहरीर करें, आपकी जो तहरीर करना है इसको composition writing कहते हैं. So we can say that it is an activity of writing. आप कुछ भी लिखें, इस लिखने को जो भी मटेरियल आपके पास है, आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप उसको जब तहरीर करेंगे तो आप उसको जिस तरह से तहरीर करेंगे, एक वे है ना उसको तहरीर करने का, तो उसको हम कंपोज करना भी कहते हैं. ठीक है, उसको हम तहरीर करना, उसको हम सिंपल वर्ड्स में एन एक्टिविटी ऑफ राइटिंग. Any nature of subject, any piece of writing is called composition writing. So, literary sense में, if we define composition writing, then we can say that a composition is the way to write. It is a way to assemble words and sentences to create a coherent and meaningful work. जैसे अब आपने कुछ भी तहरीर करना है, कुछ लिखना है, द एक्टिविटी ऑफ योर राइटिंग, तो उस कॉम्पोजिशन में यू हैव टू असेंबल सम वर्ड्स. आपको कुछ अल्फाज को असेंबल करना पड़ेगा, उनको तरतीब देना पड़ेगा. एंड द सेंटेंसेस टू क्रिएट अ कोहेरेंट एंड मीनिंगफुल वर्क. जब तक आप उसको असेंबल नहीं करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को, उन आइडियाज़ को, और उसको एक बहुत अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं देंगे और उसके अंदर कोहेरेंस नहीं लाएंगे. कोहेरेंस मीन्स कि एक यूनिफाइड होल, एक रब्त, एक तसलसल किसी चीज़ का. ठीक है, एंड मीनिंगफुल वर्क. तभी वो एक मीनिंगफुल वर्क बनेगा. जब उसमें तसलसल होगा तो ही वो चीज़ अंडरस्टैंडेबल होगी. जब आप अपनी एक डेली रूटीन को लिखना चाह रहे हैं और आप उस अपनी डेली रूटीन को एक तरतीब से लिखेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि पहले आप अपनी रात की रूटीन लिखें, फिर आप दोपहर की लिखें, फिर आप शाम की लिखें. तो उस तरतीब को कोहेरेंस कहेंगे और उसी कोहेरेंस की वजह से आपकी जो कॉम्पोजिशन है वो एक मीनिंगफुल वर्क बनेगा. इन राइटिंग्स, composition refers to the way a writer structures a piece of writing. Composition जो है बेसिकली एक फ्रेमवर्क है कि किस तरह से अपनी राइटिंग को एक राइटर उसको फ्रेमवर्क देता है, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. एंड दिस डिबेट स्टार्टेड इन 19th century when the discussion and the debate invented the 4 modes of composition, including description, narration, composition and argumentation. तो 19th century में composition की ये 4 modes जो थे ये introduce किए गए. Number 1 is description, number 2 is narration, number 3 is exposition, and number 4 is argumentation. And a good writing can include all the elements of these 4 multiple modes of composition. Here I want to add an example. Like I'm going to discuss the example of musician or an artist, how they create new innovative musical tones or create attractive paintings. So same is the case with a writer. He also sets the tone like musicians and artists.
इस स्लाइड में मैं एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है, जब म्यूजिशियन एक नई टोन बनाते हैं, ठीक है, एक नई धुन बनाते हैं, म्यूजिकल टोन्स बनाते हैं, और जो आर्टिस्ट हैं वो एक क्रिएटिव पेंटिंग बनाते हैं, तो उनके माइंड में कुछ ना कुछ होता है जिसको वो तरतीब देते हैं। इसी तरह जो राइटर है वो भी एक टोन सेट करता है अपने काम की, लाइक म्यूजिशियन एंड आर्टिस्ट। So a writer might express anything from the point of view of the cool logic to impassioned anger. So this is the decision of the writer or the musician or the artist, how they make it. ये decision writer का, musician का, artist का हो सकता है कि उन्होंने क्या बनाना है और कैसे बनाना है. How they make it and create it. Same is the case when he expresses what he wants to say or likes to say. Like it could be the cool, logical to impassioned anger. वो अपनी बात को एक बहुत cool अंदाज में, बहुत logical, बहुत reasons दे के अपने reader को convince करता है, या अपने reader को provoke करता है अपनी एंगर दिखा के, अपना इम्पैशन्ड बिहेवियर दिखा के. जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ पे जब हम किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं तो हम उस चीज़ को माइंड करते हैं अगर हम उस पार्टी से बिलोंग नहीं करते. तो या जो बहुत कूल होके बहुत लॉजिकल वे में बात करता है तो मे बी हम कन्विंस हो जाएं, और जब वो इम्पैशन्ड होके एंगर से बात करेगा तो वो चीज़ उसके रीडर को भी प्रोवोक करती है. तो ये डिसीजन जो है ये एक राइटर का, म्यूजिशियन का और आर्टिस्ट का है. जिस तरह म्यूजिशियन भी कुछ ऐसी धुनें बनाता है, ऐसी टोन्स होती हैं जिनको सुन के आप सैड फील करते हैं, और या उनको सुन के आप बहुत इमोशनल फील करते हैं. तो ये जो टोन सेट करना है ये एक राइटर भी सेट करता है, म्यूजिशियन भी करता है और आर्टिस्ट भी करता है. सो अ कॉम्पोजिशन माइट यूज clean and simple prose. Clean and simple prose means there should not be any ambiguity. कोई doubt ना हो, कोई ambiguity इसमें ना हो, और जो उसकी phrases है, जो उसका sentence है, that should be flowery. Flowery means that they are like the full of elaboration. Like the जो words हैं, जो literary words हैं, जो phrases हैं, वो बिल्कुल elaborated हो, वो explained हो. And descriptive passages means कि जो एक clear picture राइटर के या म्यूजिशियन के माइंड में है, वो क्लियर पिक्चर उसके रीडर के माइंड में भी डेवलप होनी चाहिए. एंड एनालिटिकल नॉमेनक्लेचर. एनालिटिकल नॉमेनक्लेचर मीन्स कि एक लॉजिकल रीजन जो एक नेम होता है. नॉमेनक्लेचर मीन्स जो एक हम पर्टिकुलर फील्ड में कोई भी नाम, कोई भी टर्म यूज करते हैं, दैट इज नॉमेनक्लेचर. सो इसमें कोई भी डाउट ना हो, कोई एम्बिग्विटी ना हो, और बहुत क्लियर पिक्चर हो. जो ऑथर कहना चाह रहा है, जो राइटर कहना चाह रहा है, उसकी क्लियर पिक्चर उस अपने रीडर तक पहुंचाए. दिस इज द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन राइटिंग. In this slide, I'm going to discuss the significance of this course. इस कोर्स को पढ़ के आपको क्या फ़ायदा होने वाला है. So this course focuses on the basic strategies of composition and writing skills. आपको ये बेसिक जो स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से आपने अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, आपने किस तरह से एक राइटिंग को कंपोज करना है, आपको यहाँ पे ये सिखाया जाएगा. And good writing skills not only help students to obtain good grades but also optimize their chances to excel in professional life. So this is again a very significant point for you all, that the good writing skill is not just for your writing modes, for your writing academically, but it also helps you out in speaking good English. That is very, very important
to excel in your professional life. Let's have a look on the content of your course outline. The first one is writing process. In writing process, I'm going to discuss the inventions. Inventions mean कि आपने किस तरह से adopt करने हैं different modes of collecting information and generating new ideas, including the a collection of information from the various forms such as mind map, tables, lists, charts. तो इनके ज़रिए जो हम इन्वेंट करेंगे न्यू आइडियाज़, जनरेट करेंगे न्यू आइडियाज़, तो उसको हम इन्वेंशन में डिस्कस करेंगे. And the next one is ordering information. Ordering information means the sequence, arrangement in appropriate manner, such as chronology for a narrative, like the stages of process and from general to specific or vice versa, and from most important to least important, and the advantages and disadvantages and the comparison and contrast and problem solution pattern. So ordering information में हम एक sequence को discuss करेंगे chronological way में, स्टेजेस बनाएंगे प्रोसेस की कि इसको किस इनिशियल स्टेज क्या है, मिडिल स्टेज क्या है, एंडिंग स्टेज क्या है, और उस स्टेज को हम जनरलाइज करेंगे पहले आपके इस जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जर्नल. तो इसको हम किस तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए, इसको हम डिटेल से लेक्चर में डिस्कस करेंगे. And the last one is drafting. Drafting means creating new ideas, adopting a process of revising and editing. तो drafting में हम एक न्यू प्रोसेस सीखेंगे जिसमें किस तरह से आपने अपने आइडियाज़ को रिवाइज करना है, रीड्राफ्ट करना है, मीन्स उसको एडिट करके दोबारा से एक अच्छी प्रेजेंटेशन, एक अच्छी कंपोज राइटिंग आपने डेवलप करनी है. In your content, the second point or the second topic is paraphrasing. Paraphrasing is basically the formulation of someone else's ideas in your own words. जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसको पैराफ्रेज करें. इट मीन्स दैट यू हैव टू राइट दैट पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स कि आपको उससे क्या समझ आया. So formulating of someone else's ideas in your own word is paraphrasing. अब इसके इस paraphrasing में जो सबसे ज़्यादा important point है वो ये है that to paraphrase a source you have to rewrite a passage without changing the meaning of the original text. It means the way of expressing the meaning by using different words, especially to achieve greater clarity, but without changing the meaning of original text. जो राइटर ने कहा है आपको उसको बहुत आसान और ब्रीफ वे में डिस्कस करना है, उसको लिखना है, बट यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट. आपको वो बात एज इट इज करनी है बट विद मोर क्लैरिटी, विद मोर सिंपल वर्ड्स. Now this is the third topic in your content, that is cohesion and coherence. Cohesion and coherence, these are the two terms, but these two terms are interconnected. Cohesion refers to the act of forming whole. जिस तरह के मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, कोहेशन जो है वो एक तसलसल, एक रब्त कायम करता है. ठीक है, इंटरकनेक्शन बिटवीन योर सेंटेंसेस. आपके सेंटेंस एक दूसरे से तसलसल में होते हैं, जुड़े होते हैं. तो इस जुड़े होने को, इस इंटरकनेक्शन को कोहेशन कहते हैं. While coherence is the
quality of being logical and consistent and able to understood. सो ये भी एक यूनिफाइड होल बना रहा है, जिस तरह से कोहेशन बना रहा है. कोहेरेंस भी इस क्वालिटी को कहते हैं कि आप किस तरह से रीजंस देते हैं, लॉजिकल रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और आप अपने वर्ड्स के थ्रू रीडर को बहुत इजीली समझ आ सकें. दिस इज cohesion and coherence, and these two terms are very important in paragraph unity. आपकी पैराग्राफ की यूनिटी इन्हीं दो टर्म की वजह से होगी और आपका जो एक पैराग्राफ है वो इंटरकनेक्टेड सिर्फ इन दो टर्म्स की वजह से ही फील होगा और पढ़ने में इंटरेस्टिंग होगा. Okay, fourth topic in your content is summary and précis writing. I think you are familiar with the word summary. It means the brief statement or an account of the main points in the text. जो आपको एक short assignments दी जाती हैं to summarize the chapter, to summarize the main idea of the author, तो आप उसको 2-3 lines में briefly एक्सप्लेन करते हैं या एलैबोरेट करते हैं कि बेसिकली ऑथर का मैसेज क्या था या उसका सब्जेक्ट क्या था. बट précis इज अगेन अ समरी और द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द टेक्स्ट और स्पीच. इन दोनों टर्म्स को हम बहुत कंबाइन करते हैं, बहुत इंटरलिंक्ड भी हैं और हम इन दोनों के मीनिंग सेम समझते हैं. इसलिए यहाँ पे आई एम गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस ऑफ समरी एंड précis. In summary, you can use own words as much as you can. Summary में you are allowed to use your own words, your own ideas के राइटर क्या कह रहा है, इसमें राइटर की इंटेंशन क्या है, आप अपने अल्फाज में उसको बयान करेंगे. एंड फ्यू वर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट कि राइटर ने जो टर्म्स यूज़ किए हैं, जो टेक्स्ट यूज़ किया है, तो आप वो बहुत कम, in less quantity you can use that words in summary. But the point of difference is that in précis you should use the structure of original key terms of the text. précis में आपको उतनी फ्रीडम नहीं है कि आप जिस तरह से समरी में आप वर्ड्स को अपने स्टाइल में बयान करें, लेकिन précis में यू हैव टू बी इन द लिमिट्स ऑफ द ऑथर ने जिस तरह से भी एक पॉइंट दिया है, यू हैव टू यूज़ दैट टर्म्स, यू हैव टू यूज़ दैट ओरिजिनल वर्ड्स, ओरिजिनल की टर्म्स ऑफ द टेक्स्ट. अपेरेंटली देखा जाए तो समरी एक ब्रीफ स्टेटमेंट है और द रीस्टेटमेंट ऑफ द मेन पॉइंट्स. ठीक है, आप उसको रीसमराइज करते हैं, रीस्टेट करते हैं उन वर्ड्स को जो ऑथर ने कहे हैं, और द मेन पॉइंट्स स्पेशली द कंक्लूजन और ऑफ द वर्क, उसका कंक्लूजन क्या था, उसका मॉरल क्या था. इवन यू कैन समराइज द चैप्टर. आपको एक चैप्टर समराइज करने के लिए दे दिया जाता है, आपको ऐसे कोई भी ओरिजिनल टेक्स्ट है आपको उसको समराइज करने के लिए दिया जाएगा. देन यू हैव फ्रीडम टू यूज योर ओन ओपिनियन, योर ओन आइडियाज दैट इज रिलेटेड विद द बाउंड्री ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑथर. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज इन द टेक्स्ट, or you have a freedom to ignore the irrelevant information, and you have to write the meanings, you have to write the ideology of author in your own words. But précis में you have to be concise, you have to be in the limit, in the domain of author. आपको author की जो words हैं, जो key terms हैं, जो essential points हैं, जो
the fact of statements हैं, you have to write about that by using that particular words. जिस्ट दोनों में आपने बयान करनी है, समरी में भी और प्रेसी में भी, जो आपको समझ आया है जो पैसेज के बारे में है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, by using the structure of the original key terms is the difference between the summary and the précis writing. Now the fifth topic in your content is creative writing. Creative writing is very interesting and very important. आपको बहुत मज़ा आएगा ये टॉपिक लर्न करने में और इसको अप्लाई करने में। Creative writing is basically the writing that goes outside the bounds of normal, professional, journalistic or academic or the technical forms of literature, typically identified by an emphasis on the narrative craft, character and development, and the use of literary tropes or with various tradition of poetry and poetics. तो creative writing is basically जो आपकी normal एक प्रोफेशनल या एकेडमिक या टेक्निकल डोमेन है, आप उससे उसकी बाउंड्री से बढ़ के कुछ लिखते हैं, आप अपने इंटरेस्ट पे लिखते हैं, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना देते हैं, बहुत ज़्यादा आपके आइडियाज़ जो हैं, अगर इफ़ दे आर दीज आइडियाज़ आर इनोवेटिव दैन उन आइडियाज़ को बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपको आपके आइडियाज़ को वेलकम किया जाता है, आपके आइडियाज़ को सेलिब्रेट किया जाता है इवन कि आप एक नई चीज़ लेके आए हैं। So we can say that creative writing is a form of artistic expression, drawings on the imaginations to convey meaning through the use of imagery, narrative and drama. तो creative writing जो है वो बेसिकली एक आर्टिस्टिक इम्प्रेशन है जो आपकी इमेजिनेशंस को वर्ड्स में कन्वर्ट करता है, जो आपकी इमेजिनेशंस को एक फ्रेमवर्क देता है। ठीक है, दिस इज इन कंट्रास्ट टू एनालिटिक और pragmatic forms of writing. This genre includes poetry, fiction, novel, short stories, script, screenplays and creative non-fiction. So जो creative writing है, this is opposite to the analytic और pragmatic form of writing कि आप बहुत ज़्यादा reasons दें, like there is no reason of your imagination. आपने जो इमेजिन किया है, आप अगर अपनी इमेजिनेशंस की एक वर्ड क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको किसी प्रूफ की, किसी एनालिटिकल और प्रैग्मेटिक व्यू की ज़रूरत नहीं है। You have to be in your imaginative words, in your fantasy. तो हम जब उस fantasy like poetry है या novel है या drama है, वो लाजमी नहीं है ना कि realistic हो। तो आप अपनी imaginations को जब word form में लेके आते हैं, आप उसको sentence form में लेके आते हैं, आप उसको book form में लेके आते हैं, तो आपको उसकी कोई justification नहीं देनी। So this genre include poetry है, fiction, novel, short stories, script, screenplays and other creative non-fiction writings. Now this is the sixth topic in your content, that is essay writing. As we all know that essay is a focused piece of writing. Essay में you have to be very particular with the topic, with the subject. So ये एक focused piece of writing है and it develops an idea or an argument using evidence, analysis or interpretation. So इसमें हम essay writing में we will study how to develop a thesis and the organizing, how to organize an essay, कि उसकी क्या बिगनिंग हो, उसकी मिडल, उसका एंड, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ essay and the use of various rhetorical modes including exposition, argumentation and analysis.
सो हम ऐसे राइटिंग में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, and this is all about the content. Okay students, thank you very much. This is all about your orientation of the course English 2 composition writing, and I hope that you all have a complete idea about your course outline, about the description, about your content. So in the next class I'll discuss the first topic, that is writing process. Okay, Allah Hafiz.